बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड वेलकम टू रोज़ टेलीविज़न नेटवर्क इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान में बिजनेसिस के अतबार से और पाकिस्तान में जॉब्स के अतबार से जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो आए रोज़ हर चैनल्स के ऊपर हर जगह के ऊपर यही बात डिस्कस हो रही होती है कि मुल्क पाकिस्तान में बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है। पाकिस्तान की इकॉनमिकल जो कंडीशंस हैं वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल हमारे सामने आता है कि आखिर तमाम के तमाम लोग इन प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस करते हैं लेकिन इसका सलूशन कोई भी नहीं देता। मैं ये समझता हूँ कि बायसियत काम एक मिस्टेक हम लोग ये भी कर रहे होते हैं कि किसी इशू को जब वो इशू होता ही नहीं है हम लोग बातचीत करके हम लोग डिस्कशन करके उस इशू को इशू बना ही देते हैं। अगर हम इस टॉपिक पर जब हम बात करते हैं कि जॉब के अतबार से या बिज़नेस डेवलपमेंट के अतबार से जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की जब हम ओवरऑल जब दुनिया के अतबार से इसके हम कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कंसिडर किए जाते हैं। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमको डेवलप्ड कंट्री नहीं है। जब हम मिसाल देते हैं कि भाई हम इटली की मिसाल देते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की मिसाल देते हैं, मिडिल ईस्ट की मिसाल देते हैं, हमारे पास जो हमारे अरबिक कंट्रीज़ उनकी मिसाल देते हैं कि भाई वहाँ पे जो इकॉनमिक कंडीशन बहुत ज़बरदस्त हैं, वहाँ पे हम जाते हैं डेवलप्ड और वेल ऑर्गेनाइज किस्म का सिस्टम हमें देखने को मिलता है। जब हम पाकिस्तान में आते हैं वहाँ बहुत सी हमें फीलिंग्स आती हैं, हम बहुत चेंज फील करते हैं, मीन कि हम उस लिहाज से अनसर्टेनिटी की सूरत हाल देखते हैं। लेकिन वहाँ पे हम क्यों ये भूल जाते हैं कि क्योंकि बेशक हमें 75 ईयर्स समथिंग जो एरिया हुआ है, इतना अरसा हुआ है कि हमें आज़ाद हुए, लेकिन अभी भी हम स्टिल टाइम वी आर ऑन अ डेवलपमेंट प्रोसेस, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो चाहे कि हम अपने मुल्क की प्रॉब्लम डिस्कस करें, आई मीन के सल्यूशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि हमें गौर खोज करना चाहिए। और हर आदमी जो अपना टाइम इन्वेस्ट करता है, हर वो आदमी जो अपना टाइम कहीं पे भी, चाहे वो जॉब कर रहा है या वो कभी कोई बिज़नेस कर रहा है या किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड है, तो मैं ये समझता हूँ कि जब वो सल्यूशन की तरफ हम बासियत काम जाएंगे एक अच्छा सल्यूशन ज़रूर बन के आएगा। चाहे कि हम 10 प्रॉब्लम डिस्कस करें तो वो 10 प्रॉब्लम मिलकर 24 और प्रॉब्लम बना देती हैं। लेकिन जब हम एक सल्यूशन डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल में तमाम किस्म सलूशन मिलके कोई एक का सलूशन ज़रूर बना देगा। तो जनाब आज का जो प्रोग्राम है वॉइस ऑफ पाकिस्तान, इसका जो मेन जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान है। और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे जो पैनलिस्ट जो यहाँ पे शो में मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारीफ़ कराता चलूँ, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब अजीम अवान साहब हैं, CEO शाइन स्टार कंपनी एंड मार्केटिंग लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मज़ाज इकराम। और इनके साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं हुमा बाबर, ये इनके साथ हैं और एनालिस्ट भी हैं और के साथ साथ मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और एक निजी कंपनी के। क्योंकि जब हम लोग बातचीत करते हैं कंपनी के अतबार से तो यहाँ पे कंपनीज़ ऐसी जहाँ पे अपना पाकिस्तान के डेवलपमेंट के ऊपर अपना किरदार अदा करती हैं कि जो लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे उनको प्रोवाइड करती है। तो हुमा कम वेलकम कहते हैं, वेलकम टू द शो। इनके साथ यहाँ पे इटली से हमें ज्वाइन किया है मियाँ आफ्ताब अहमद साहब ने और बिज़नेस डेवलपमेंट के ऊपर इनका एक ज़बरदस्त किस्म का यूज एक्सपीरियंस भी है, उनको मैं अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। सबसे पहले बढ़ेंगे, बहुत शुक्रिया अजीम अवान साहब की तरफ बढ़ेंगे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे बेटर और सबसे फिट किस्म का मैं ये समझता हूँ कि फिजिबल किस्म का कौन सा टाइम होता है जब हम अपने मुल्क में कोई किसी डिपार्टमेंट में किसी फील्ड में इन्वेस्ट करें। सबसे पहले बहुत शुक्रिया एजाज भाई कि आपने हमें इनवाइट किया ताकि हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों तक पहुंचा सकें, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनके लिए हम टाइम टू टाइम जो अपनी चीज़ें, जो अपनी सर्विसेज हैं वो हम तक जो है वो हम तक पहुँचा सकें, उनको पूरा कर सकें। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आप ये कहते हैं कि अगर रियल स्टेट के अंदर की हम बात करें, रियल स्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि उसके अंदर कौन सा एक अच्छा टाइम है कि सरमायाकारी की जाए ताकि कल को आपको एक अच्छे जो है वो रिटर्न्स मिले। तो आजकल मैं आपको अगर थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं तो सबसे बेहतरीन टाइम वो होता है कि जब आपकी प्राइसेस थोड़ी सी लो होती हैं किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। अब प्राइसेस जो लो होती हैं उसके दो तरह की चीज़ें हैं। एक प्राइस है वो लो होती है ऊपर ना दोबारा जाने के लिए, एक प्राइस वो लो होती है कि चले मार्केट की कंडीशन है, टैक्सेस लग गए हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं फराम कर रही, डिपार्टमेंट सपोर्ट नहीं फराम कर रहे, तो वो चलें जो है वो कुछ टाइम के लिए प्राइस उसकी नीचे आती है, कुछ टाइम के बाद जो अपने जो है वो उस पर सेटल हो जाती है। सेम लाइक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं बैरियर टाउन कराची की, कि जिस टाइम वो बैरियर टाउन कराची का केस चला तो उस टाइम प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई, केस क्लियर हो गया तो प्राइसेस उसके ऊपर चली गई। तो पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन टाइम वो होता है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी
सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब उसका रेट कम हो तो आप उस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन अब ये भी मैटर करता है कि हर एक सोसाइटी के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक मिसाल बन चुकी है कि आप एक ईंट उठाते हैं और नीचे से एक जो है वो सोसाइटी निकल आती है। हर सोसाइटी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, चाहे बेशक उसका रेट नीचे से नीचे तक है। सम टाइम ये होता है कि आप लोग जो है वो सस्ते के चक्कर में थोड़े पैसों से भी चले जाते हैं। आप एक अच्छी सोसाइटी अगर किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब उसका रेट नीचे है, उसकी चीज़ें कम हैं, वो प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर है, कम रेट्स के ऊपर है, तो वो आपके पास एक टाइम होता है कि आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर अब उनकी एक करके हिस्ट्री है, उसके मुताबिक अगर उन्होंने पहले डिलीवर किया है, पहले लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर की हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर ताकि जिस तरह उन्होंने बैक पे अपने जो है वो उन्होंने जो है वो लोगों को लाखों का प्रॉफिट दिया हुआ है, आप लोगों को वो मज़ीद दे सकें। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप हर सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो जाए। यहाँ पे मैं बेसिकली, क्योंकि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद का काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जो कम प्राइस के साथ आती हैं, लेकिन ये है कि वो कम प्राइस के साथ ही रहती हैं, ना उनका कभी रेट ऊपर जाता है और ना ही वो सोसाइटी आगे। लेकिन अजीम साहब, यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज होता है कि एक लेमैन को, एक आम आदमी को कैसे पता चले कि अभी मार्केट की जो कंडीशन वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है? देखिए, आजकल एजाज़ भाई, आजकल जो हम सोशल मीडिया की बात करते हैं वो बहुत एडवांस सिस्टम आ गया। आप टेक्नोलॉजी के ज़माने में रह रहे हैं, आप सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं। आजकल कोई भी चीज़ चेक करना, उसको क्रॉस वेरीफाई करना, क्रॉस चेक करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं रहेगी। सबसे पहले ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप जिस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसका साइट विज़िट करें। आप साइट के ऊपर जाके देखें, आया कुछ साइट के ऊपर चीज़ मौजूद है या 2 ईंटें वहाँ पर लगी हुई हैं। लोग ये करते हैं कि साइट के ऊपर एक जो है वो साइट कमरा सा बना लेते हैं, उसमें 2-4 गार्ड बैठ जाते हैं, 2-4 जो है वो ऑफिस के लोग बैठ जाते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम जो है वो सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर गरीब आदमी एक है जिसकी बाइंग कैपेसिटी कम है, वो लेकिन वो ये भी चाहता है कि मेरा किसी सोसाइटी में प्लॉट हो, तो उसको ये चाहिए कि वो सोशल मीडिया के ऊपर चेक करे। आजकल गूगल के ऊपर आपको हर एक चीज़ मिलती है। हमारा यूट्यूब चैनल है, हम यूट्यूब चैनल पर शाइन स्टार मार्केटिंग के नाम से हमारा चैनल है, हम सर्विसेज, आप हमारी वीडियोज़ देखें, लोगों की वीडियोज़ देखें। जब आप चीज़ों को 2 से 3 दफ़ा क्रॉस चेक करेंगे तो आप एग्जैक्ट पॉइंट पर जाके जो है बैठ जाएंगे, और कोई भी बंदा आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा किसी भी चीज़ के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। उमा हमारे साथ हैं, उमा से जानना चाहेंगे, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। आखिर बिज़नेस की तरफ आने का आपका ऐसा क्यों माइंडसेट बना, किसी और फील्ड में जाने का माइंडसेट क्यों नहीं बना? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। आपका जो क्वेश्चन है कि बिज़नेस में आने का माइंडसेट क्यों नहीं बना, मैं अगर अपनी पहले बात करूं तो मैं ख़ुद भी पहले जॉब कर रही थी। मेरा जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली मेडिकल फील्ड से है। डॉक्टर्स मैंने नर्सिंग की हुई, मैंने जॉब भी की हुई है एज एन हॉस्पिटल में। लेकिन उसमें एक होता है कि आपकी अंदर की एक विल पावर होती है कि आपने आगे से आगे कुछ ज़्यादा करना है। तो मैंने माशाल्लाह उसमें भी अर्न किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने उसमें अर्न नहीं किया। लेकिन एक जो बिज़नेस होता है उसमें अर्निंग और एक आपकी जॉब पर्सन जो होता है, या जो जिसने सिर्फ 8 से 3 एक ड्यूटी करनी है, एक फ़िक्स सैलरी लेनी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो पर्सनली अगर मैंने मूव ऑन किया है तो वो जो मेरा मोटिव था, या जो मेरी एक वो थी पर्सनल, कि मुझे आगे बढ़ना है, अपनी अर्निंग को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। आप आगे बिज़नेस में आगे, जो आपके जो फेलोज़ हैं, जो आपके फ्रेंड फैमिलीज़ हैं, तो क्या आपने ये वाली पूरी तहरीक उनमें भी शुरू की है, वो जो आपके फ्रेंड्स हैं, कि भाई आप भी बिज़नेस की तरफ मूव ऑन करो? देखिए, मूव ऑन करना कि हर बंदे की भी बात नहीं होती बस की, ठीक है, लेकिन जो मूव ऑन कर सकते हैं उनको करना चाहिए। ये एक मुश्किल स्टेप ज़रूर होता है आपके लिए कि आप एक अपना कह लेंगे शुरू से आपका एक, या आपने एक फैमिली का आप डाला होता है माइंड में कि अगर आपकी बड़ी बहन नर्सिंग में है तो आपकी छोटी बहन भी नर्सिंग में जाएगी, ठीक है। तो वो वहाँ से हमारी ये कह लें कि एक देसी फैमिलीज़ में से एक मूव ऑन, एक अपना स्टेप निकालना घर से कि नहीं, मुझे कुछ अपना बिज़नेस सेटअप करना है, मुझे अपनी एक इनकम का सोर्स करना है, वो अपने घर वालों को एक समझाना एक बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं समझती हूँ हर बंदा कर सकता है। तो उस स्टेप, वो एक स्टेप मुश्किल है आपके लिए, ज़रूर हर्डल्स आती हैं आपने, लेकिन अगर आपने वो स्टेप ले लिया है तो आप ज़रूर उसमें जो है वो तमाम जो हमारे सुनने वाले हैं, जो मैं स्टूडेंट्स में ये समझता हूँ, और साथ यंग जो हमारे गाइस सुन रहे हैं, उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का पैगाम हुमा ने दिया कि पहला स्टेप लेना ज़रूरी है। वो ना फर्स्ट फ्लाइट टू द सीगल, एक हमें एक स्टोरी हुआ करती थी, वो हमने पढ़ा था। लेकिन जो पहला जो स्टेप होता है वो भी इंसान के लिए में वही लोग ले सकते हैं कि जिनमें इंसान को कुछ करने की कुछ एबिलिटीज़ ऐसी होती हैं कि इंसान का स्पार्क होता है कि हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ अर्न करना है, बहुत अपना एक मुकाम बनाना है, स्टेटस बनाना है, और सबसे बढ़ के ये कि मुल्क पाकिस्तान की हमने खिदमत करनी है। प्रोग्राम
जो हम आज का कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टांस हम आज डिस्कस करेंगे। अभी हमारे साथ हैं मियां आफ्ताब साहब, इटली से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जानना चाहेंगे कि बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की जो मौजूदा जो कंडीशन है, और उसके ऊपर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो मियां आफ्ताब साहब, आप हमें सुन रहे हैं ना? जी सुन रहा हूँ। ज़बरदस्त। मियां साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की जो अभी जो इकानमी जो कंडीशन है, इकानमी पाकिस्तान की, अभी आपने भी सुना कि हमारे पीएम साहब का आज ही खिताब था, उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। तो क्या कहेंगे ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी क्या सूरत हाल है फिर? जी बहुत शुक्रिया जावेद बशीर साहब। पहले तो इस इशू पे प्रोग्राम होना चाहिए। आप प्रोग्राम करते हैं, उसमें सुनने वालों को यकीनन बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा अच्छा प्रोग्राम करने की, आपके पैनल को भी। तो पहली तो बात जहाँ से आपने शुरू की थी और इंट्रो में भी आपने कहा कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है 75 साल के बाद। काश ऐसा होता। अगर आप जो कारोबार के हवाले से आलमी बैंक की रैंकिंग है, उसमें पहले जो 120 ममालिक हैं जहाँ पे कारोबार के मौके मौजूद हैं या आसानियाँ, उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। छोटे छोटे चंद 100 स्क्वायर मीटर के जो कंट्रीज हैं वो शामिल हैं, लेकिन इतने बड़े वसाइल रखने के बावजूद, एटॉमिक पावर होने के बावजूद, 225 मिलियन की आबादी होने के बावजूद पाकिस्तान पहले 120 ममालिक में नहीं है। दूसरी बात, जब भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है या कारोबार की, तो रियल स्टेट से शुरू होकर रियल स्टेट पर ही खत्म हो जाती है, जबकि कारोबार और इन्वेस्टमेंट जो है वो इसके अलावा है। स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री जो है पूरी दुनिया उन्हें सहूलियात देती है। जो सर्विसेज का बिजनेस है उस पर अब इटली की जो आपने जिक्र किया है, इटली की जो 2022 और 23 की ग्रोथ रेट है वो 1.2 है, तो पाकिस्तान के तकरीबन बराबर ही कर ले। पाकिस्तान की जो है लास्ट ईयर अबव 6 थी, 6.1 थी और इटली की 3.7। लेकिन कारोबार के जो मौके हैं वो इटली बहुत ज्यादा देता है। जो छोटी सर्विसेज हैं, जैसे प्लम्बर हो गया हमारे यहाँ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह की जो छोटी सर्विसेज हैं वो तमाम लोग अपना कारोबार करते हैं। गवर्नमेंट उन्हें फैसिलिटेट करती है और वहां से आवाम के लिए सर्विसेज जो है वो जनरेट होती हैं और वही एंड ऑफ द ईयर ग्रोथ में तब्दील होती है। मेरी तो यही रिक्वेस्ट रही है हमेशा, जितनी भी हुकूमतें हमारी गुजरी और जो मौजूदा भी है, कि स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री को मौका दें, उन्हें आसान कर्जे दें, लोगों को रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट और बड़ी जो कंपनी है उससे निकाल के छोटे कारोबार को जब आप मौके देंगे तो आपका मुल्क तरक्की करेगा। और सरकारी नौकरियों और तालीम, बेहतरीन तालीम हासिल करने के बाद भी पाकिस्तान के नौजवान की यही ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी सी नौकरी मिल जाए। तो अगर उस अच्छी सी नौकरी की जगह पे हम कारोबार ऐड कर दें, छोटे से कारोबार अपने नौजवानों की तवज्जो मबजूल करवा दें, तो पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल हो सकता है। बदकिस्मती से हम अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज में शामिल नहीं हुए। पहले 120 ममालिक में हम शामिल नहीं है, पहले 120 ममालिक में हमारा शुमार नहीं है। और ज़बरदस्त आपके स्टांस हमारे सामने आ गया कि पाकिस्तान को हमारा नंबर 35 है। गुड ज़बरदस्त मियां साहब कि पाकिस्तान स्टिल अ टाइम व्हाट अ शॉक्ड फॉर अस कि मतलब 120 ममालिक हैं और जो उनके लिए से पाकिस्तान का नाम निशान तक नहीं है, हम डेवलप नहीं हुए, हम स्टिल अ टाइम उससे बहुत दूर हैं। तो क्या इसकी वजह हो सकती है आपके नज़दीक? एजाज भाई, इसमें एक मेरे पास इस एग्जांपल भी आपको देने के लिए मौजूद है कि मैंने लास्ट भी आपके साथ एक शो किया था और उसके अंदर मैंने ये बात की थी कि जब तक गवर्नमेंट सपोर्टिव, डिपार्टमेंट सपोर्टिव बिज़नेस का एक मॉडल आप लोग फराम नहीं करते, आप डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में, जिस तरह मियां साहब ने बात की, देखिए आप कैसे आप आगे जा सकते हैं। आप बिज़नेस को जो है वो स्टेबल करके, बिज़नेस को फ़रोग देके, मैं उसके लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मलेशिया के अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन सेटअप है, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहाँ पे। मलेशियन गवर्नमेंट ने हमें 5 साल के लिए जो है वो उसमें एडजस्ट किया। हमारे लिए टैक्सेस की जो सिचुएशन है, टैक्सेस है वो कम 5 साल हमारे जो है वो कोई टैक्स नहीं था। 5 साल के बाद भी जो हमारे टैक्स रेशो थी वो 5% थी। यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन ये है कि जो लोगों की जो सोच क्या है, लोग ये कहते हैं जो बड़ा एक बिज़नेस है, जैसे मियां साहब ने बात की कि छोटी इंडस्ट्रीज़ हमें लगानी चाहिए, छोटी चीज़ें हमें करनी चाहिए। लेकिन जब आप छोटी इंडस्ट्रीज़ की अप्रूवल्स के लिए आप जाते हैं
आपको अप्रूवल्स नहीं मिलती, आपको इंडस्ट्री लगाना जाते हैं, आपको अप्रूवल नहीं मिलती, बल्कि आपको तंग किया जाता है। फिर वो जो बंदा जिसने पैसे रखे होते हैं उसका क्या माइंड सेट है, वो ये कहता है कि देखें मैंने अगर एक इंडस्ट्री लगानी है 2 करोड़ की, 3 करोड़ की, 5 करोड़ की, उसके लिए अप्रूवल से मुझे हर्डल्स हैं, मुझे तंग किया जाना है, वही 5 करोड़ मैं रियल एस्टेट में क्यों ना डाल दूँ। मैं 5 करोड़ का कोई घर ले लूँगा, मैं 5 करोड़ का कोई प्लॉट ले लूँगा, एक टाइम के साथ जब उसकी प्राइस बढ़ेगी मैं बेच दूँगा। इससे वो उस बंदे ने तो पैसे कमा लिए, मुल्क को क्या मिला? मुल्क की तो कोई तरक्की नहीं हुई। इंडस्ट्रीज़ अगर आपने लगानी है, छोटी इंडस्ट्रीज़ आपने लगानी है या बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्टिव प्रोग्राम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आपको जो है वो काम शुरू करने के बाद जो है वो फेस करने को मिलते हैं। कभी आपकी जो है वो FBR की रेड आ जाती है, कभी इनकम टैक्स की रेड आ जाती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जब रेड्स आती हैं आप उनके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। बल्कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हमने लास्ट भी हमने इसी बातें की कि पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम करने वाले लोगों को हमेशा तंग किया जाता है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है शुरू से। अगर आपने जैसे मियाँ साहब ने बात की कि छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं वो उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं, हम एटॉमिक पावर होने के बावजूद उसके अंदर शामिल नहीं हैं, तो आप जब तक लोड शेडिंग हम फेस कर रहे हैं, आप जब तक अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको अकोमोडेट नहीं करेंगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल। ज़बरदस्त, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेंथन, जैसा मियाँ साहब ने कहा, मेरे पैनलिस्ट ने भी कहा कि हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, अभी हम डेवलप नहीं हुए। लेकिन जब हम लोग तनकीद करते हैं अपने पाकिस्तान के ऊपर, तो ये तनकीद नहीं है, ये तनकीद बड़ा इस्लाह होती है कि भाई आप अपने आप को ठीक करें। तो हमें, मैं ये समझता हूँ कि डिस्करेज करने के लिए या अंडर एस्टिमेट करने के लिए बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही होती। हम बढ़ेंगे, हमारे साथ हैं हुमायूं बाबर, जानना चाहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी जो हमारे पास जो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो हम पाकिस्तानी जो नेशनल होते हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे थे पाकिस्तान में, इन तक तो वो अपना प्रोग्राम पहुँचा देते हैं। लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं उन तक अपना जो पैगाम पहुँचाने के लिए बहुत सी हर्डल्स होती हैं, आपको भी पता है। लेकिन आखिर ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको ऐसी लगती हैं कि जो जब हम अपने बिज़नेस कर रहे होते हैं तो अपनी जो चीज़ें होती हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स होती है, जो अपनी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो ईज़िली हम ओवरसीज़ को कैसे मीन्स के उन तक पहुँचा सकते हैं? सबसे पहले तो जो ये भी बात हो रही है कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है बिज़नेस के या जो चीज़ें हैं, तो हमने अगर ओवरसीज़ क्लाइंटेज अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें पहले सबसे पहले अपना प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी है। अब अगर सपोज दैट हम रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ में बैठा हुआ है उसने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान में तो उसको भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है और हमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अब हम अपनी बात करते हैं कि हमने अपना बिज़नेस उन तक पहुंचाना है, हमने अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचानी है, तो हम अपना पहले अपनी प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। अब रियल एस्टेट में हम जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज़ करें जो हमें पता है कि कल को वो डिलीवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि सोसाइटीज़ वाले या सोसाइटी के ऑनर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को नहीं जानते या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनको नहीं जानते। हम फ्रंट फेस हैं, हम बैठे हुए हैं, वो हमारे बिहाफ पे या हम पे ट्रस्ट करके उधर से पैसे भेजेंगे या वो आकर जो है वो हम करेंगे ना उनकी बिहाफ पे जो इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें अपना पता होना चाहिए कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो ठीक है, हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने उन तक पैगाम पहुंचाना है, हमारे YouTube चैनल्स हैं, हम जो है ज़ाहिर बात है अपनी वीडियोस बना रहे हैं, हम YouTube चैनल्स पर डिफरेंट हमारी वीडियोस लगती हैं। हम ये भी बात करते हैं कि अगर ओवरसीज़ ने फ्रॉड से बचना है, ओवरसीज़ ने अपना बिज़नेस अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो किस तरह से कर सकता है, वो किस तरह से बच सकता है कि पहले ख़ुद जो है, ये ज़ाहिर बात है यहाँ पर उनका कोई ना कोई बंदा तो होगा, वो ख़ुद आएँ, ऑफिस में विज़िट करें, ठीक, सोसाइटी को विज़िट करें, पहले सर्च करें। ये नहीं है कि किसी ने भी कह दिया और किसी भी सोसाइटी में कह दिया है तो वो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कि इंसान को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके लिए आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं, आपके यूट्यूब चैनल होता है, बाकी आपके जो नंबर्स वहाँ पे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट जो आपके नंबर्स होते हैं, एड्रेसेस वगैरह होते हैं। अभी इस टाइम पे आके अब चैनल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बोलने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, बताने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हर बताने वाला भी सही नहीं है। तो आप लोगों को खुद परखने की थोड़ी सी सलाहियत होनी चाहिए कि आया ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ है भी या नहीं। जो सोसाइटी हम देख रहे हैं वो बिल्डर कैसा है, उस सोसाइटी को हम विजिट करें। जैसे किंगडम वैली हो गया, ब्लू वर्ल्ड सिटी जैसी बड़ी सोसाइटीज़ जो हैं जो काम कर रही हैं, उनका ओवरसीज़ क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि वो
अपनी चीज़ को डिलीवर कर रहे हैं, अपने चीज़ को डिलीवर करें। शानदार या अपने एक एथिक्स पेश किया, एक ऐसा रोड मैप आपने दिया कि जब भी हम कोई भी डीलिंग्स करते हैं, कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त पैगाम यह है कि सबसे पहले आप किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि किसी चीज़ को जानने के लिए, उसकी हकीकत को समझने के लिए उसकी जो वहाँ पर एड्रेसेस दिए जाते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, जो उनके वो कंसर्नी यूट्यूब चैनल्स होते हैं, या अपने जो आपके जो ज़ाती लिंक्स होते हैं, उनके थ्रू भी आप उनको बिल्कुल पता कर सकते हैं कि भाई जो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क्या इसका एक्चुअली आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान की आज जो सूरत हाल है, जैसे यहाँ पे नए नए टैक्सेस यहाँ पे इम्पोज हुए हैं, या इसके बाद जो डेवलपमेंट प्रोसेस को जब हम उसको नाम देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कि क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत सी ऐसे जो हमारी लेबर होती है जो अपने काम से हाथ धो बैठती है। तो इस सिलसिले में जानना चाहेंगे मियाँ आफ्ताब साहब से कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी की जो शरह है, इसको कम करने का कोई ऐसा सोल्यूशन आपके माइंड में आ रहा है कि जो आप सजेशन देना चाहें? जी, सॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे मुल्क में उन पे अमल होना शुरू हो जाए तो जितनी सलाहियत पाकिस्तान के लोगों में और इसे दुनिया एक्सेप्ट करती है, तो मेरा ख्याल है बेरोजगारी तो पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है। जैसे रियल इस्टेट की बात हो रही थी, जब भी आपने अपने दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से पूछा है, तो पहली तो बात है इन्वेस्टमेंट का जहन में आते ही पहली चीज जो पाकिस्तानी के जहन में आती है कि शायद पैसों को ब्लॉक करना होता है। घर ले ले तो घर में जब घर से कारोबार तो नहीं बन सकता, लेकिन हमें ये सोच जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी कि कारोबार से घर बन जाता है, और ऐसा कारोबार किया जाए जिसमें जॉब्स क्रिएट हो, छोटे बिजनेस किए जाए, आईटी सेक्टर में लोगों को तालीम दी जाए। अब जो भारतीय वजीर आज़म ने अमेरिका में जाके जो मैंने उनकी स्पीच बड़ी वायरल हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि 2022-23 में भारत ने 185 बिलियन डॉलर का आईटी का बिजनेस किया है। जो सऊदी अरब तेल बेच रहा है उससे ये बहुत ज़्यादा है। तो आईटी सेक्टर में जो हमारी यूथ है तो उनके लिए कोई मराकज़ कायम किए जाए, उन्हें एजुकेशन दी जाए कि वो दुनिया के जो तब्दील हो रही है उसके तकाज़ों के मुताबिक अपना काम करें, और ऐसे शोबों में इन्वेस्टमेंट की जाए, ऐसे कारोबार किए जाए जिनसे जॉब्स क्रिएट हो। गवर्नमेंट एक हद से ज्यादा जॉब्स नहीं दे सकती। जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भी एक हद के अंदर रहती हैं, लेकिन जब छोटे बिजनेस शुरू होंगे, एक आदमी बिजनेस करेगा तो वो कम से कम 2 जॉब्स जरूर क्रिएट कर सकता है। तो हमें बेशुमार है। अगर आप बाहर की बात करना चाहें तो एक मेरे जहन में काफी अरसे से आइडिया था, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से देना चाहूंगा। हो सकता है कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारी बात सुन ले। जरूर सुन लेगा। कैसे तरक्की की है, दुनिया में कैसे कंट्रोल किया है। यूरोप के हर मेन सिटी में उनका मेड इन चाइना के नाम से एक बड़ा स्टोर है जिसमें सुई से लेके गाड़ी तक मेड इन चीन की अवेलेबल होती है। मेड इन पाकिस्तान को हम प्रमोट ही नहीं कर सके दुनिया में। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोपियन जो कंट्री है, गल्फ कंट्रीज में चले जाए, इतना दुकानों पे आपको हमारी बेडशीट, टॉवल या कॉटन की कुछ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मेड इन पाकिस्तान हम ये इस लफ्ज को पाकिस्तान के अंदर भी नहीं प्रमोट कर सके। पाकिस्तान में भी हम दुकान पे जाके इंपोर्टेड लेने में फख्र महसूस करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट मेड इन पाकिस्तान जो लफ्ज है इसमें वो रिस्पेक्ट पैदा करे कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर जो हमारा 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी है, सिर्फ वो कस्टमर बन जाए मेड इन पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को दुनिया की किसी IMF की किसी चीज की मदद की जरूरत नहीं है। मेड इन पाकिस्तान अगर 1 करोड़ 10 लाख ओवरसीज इस्तेमाल करना शुरू कर दें और पाकिस्तान से बन के वो आए, तो इससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट या कारोबारी या जो पाकिस्तान में जॉब क्रिएट होंगी कोई सहूलत नहीं होगी। बहुत प्यारी बात आपने की अजीम साहब, बहुत प्यारी बात हमारे पैनलिस्ट ने की है कि हम बाहर की चीज़ें, चाहे मैं ये समझता हूँ कि मलेशिया की मेड हों या अमेरिकन की हों, उन कंट्रीज़ में जाना तो हमें बहुत फ़ख्र होता है, मतलब अच्छा फील करते हैं, प्लायर फील करते हैं। वहाँ जाके ये नहीं मैटर करता हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, मैं हमारा भाई इंग्लैंड में है, UK में है, USA में है, लेकिन वहाँ पर कर क्या रहा है ये हम नहीं डिस्क्लोज़ करते। क्या ऐसे बेटर ये नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान की जो भी हमारे पास सर्विसेज हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इसको वहाँ पे हम लोग मुतारफ़ रहें, इंट्रोड्यूस करें, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई पाकिस्तानी भी कोई चीज़ बना रहे हैं, ख़ुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं। शर्ट जब हम लोग पहनते हैं उसके अगर मेड इन पाकिस्तान लिखा हो तो वो हम पहना गवारा नहीं करते। क्यों? ये जो हमारा जो ट्रस्ट जो लेवल है इसका क्यों ब्रेक किया गया? हम इसे क्यों नहीं प्रमोट करते?
इसमें अगर मैं बात करूं थोड़ी सी कि मैंने लास्ट एक इंटरव्यू में बात की कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा एक नेगेटिव फैक्टर दिखता है। मियाँ साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक हमारी अपनी ही बनाई हुई चीज़ें मेड इन पाकिस्तान के नाम से, मेड इन पाकिस्तान अगर जो वहाँ पे सेल होता है तो ये हमारे उनके साथ साथ हमारे मुल्क को फ़ायदा है। लेकिन वहीं पर आप जब ये बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी एक अच्छी मार्केट से ज़्यादा पहले आपकी ब्लैक मार्केट एक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर अच्छी चीज़ों को कभी किसी तक जो है वो एक आम आवाम तक नहीं जाने दिया गया। एक्सेस ही नहीं है, अच्छी चीज़ों तक एक्सेस हमारी आवाम की नहीं होती। हमारी जो आवाम है उसकी एक्सेस जो है वो हमेशा ब्लैक मार्केट तक होती है, ब्लैक चीज़ों तक होती है। जहाँ तक बात है कि ओवरसीज़ के अंदर हम कैसे अपने आप को जो सेटअप कर सकते हैं, उसके लिए मैं अगेन उसी चीज़ पे आ जाऊँगा कि पाकिस्तान के अंदर अच्छा काम करने वाला बंदा डरता है। मेरी बातें घूम फिर के वहीं पे आती हैं कि जब तक सपोर्टिव मामलात नहीं है आप कैसे कुछ कर सकते हैं। आप अगर बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं, यहाँ से आपको अगर वहाँ पे कोई चीज़ें करनी है उसके लिए आपको जो है वो अप्रूवल्स चाहिए, वहाँ पे सारी चीज़ें चाहिए। यहाँ पे अच्छा काम करने वाला बंदा इसलिए डरता है, वो ये कहता है कि यार मैं आज अच्छा काम करूँगा कल पकड़ा जाऊँगा, मेरे ऊपर जो वो एलिगेशंस आ जाएंगे, मेरे ऊपर मीडिया की चीज़ें आ जाएंगी। मैं किसी एक फ़र्द वाहिद की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अगर आपने ओवरसीज़ के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर करना है, ओवरसीज़ के अंदर करना है, अपने मेड इन पाकिस्तान को आपने फ़रोग़ करना है, चाहे आप ओवरसीज़ में कर रहे हैं चाहे आप पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक होना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो अगर कोई बंदा अच्छा काम करने जाता है, सबसे पहले तो उसकी अपनी कम्यूनिटी उसकी टांगें खींचती है। मियाँ साहब अगर बाहर काम कर रहे हैं, इनका वहाँ पे सेटअप है, तो पाकिस्तान में अगर जब ये पाकिस्तान से शुरू करेंगे तो जो साथ के काम करने वाले लोग होंगे, यार ये तो आगे निकल जाएगा, हम तो वहीं पे रह जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी ये है कि आप एक दूसरे का आपका जो सेटअप वो सपोर्टिव होना चाहिए, आपका सेटअप सपोर्टिव होना चाहिए और आप जो है वो अच्छी नीयत के साथ अगर काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ों के साथ काम कर रहे हैं, ताकि देखें एट द एंड कोई भी बंदा काम कर रहा है, मियाँ साहब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हमारी इन चीज़ों से फ़ायदा हमारे मुल्क का हो। ठीक है, हम फ़र्द वाहिद का अपना फ़ायदा देख लेंगे, मिस अपना फ़ायदा देख लेंगे, बाकी लोग अपने फ़ायदा देख लेंगे, लेकिन जहाँ तक आप जब तक ये चीज़ नहीं देखेंगे कि हम लोग मिल के मुल्क का फ़ायदा कैसे कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के कर रहे हैं चाहे आप ओवरसीज़ में बैठ के कर रहे हैं, तब तक मैं ये समझता हूँ कोई चीज़ नहीं हो सकती, कोई चीज़ नहीं होने वाली। क्योंकि पाकिस्तान में जब हमें हमारे स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट से जो डिग्री होल्डर वहाँ पे फारिगुल तहसील होते हैं, जब हमारा बच्चा या हमारे बच्चे मार्केट में जाते हैं जॉब करने के लिए, कितना अरसा उन्होंने पढ़ा है और अपने उस जो पीक टाइम जो होता है उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया होता है, उनके वालिदैन की, उनकी फैमिलीज़, उनके साथ बहुत सी डिज़ायर जुड़ी होती हैं कि भाई हमारा बच्चा, हमारे बच्ची जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो जितने पैसे हम इसके ऊपर इन्वेस्ट किए होते हैं वो रिटर्न करेगा, मीक अपने सर्विसेज करेगा, मुल्क की काम खिदमत करेगा। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हमने ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब हमारा बच्चा बच्ची मार्केट में जाता है तो उसको जॉब भी नहीं मिल रही होती, हालांकि 25 साल उसे पढ़ा होता है। तो क्या ख्याल है कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल कॉलेजेस के बच्चियों को कि जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेजेस से फ्री होकर जो प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अब जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि हमने अगर आज हम बैठे हैं तो हमने कुछ हल भी निकालना है इन चीज़ों का, तो हम तनकीद करते जाएं तो वो बढ़ती जाएगी, हम करते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। वो एक बड़े लेवल पे बात है, गवर्नमेंट ने करना है, क्या करना है वो चीज़, हम लोकल लेवल के ऊपर से सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हमने अपना पर्सनल देखना है ना, हमने अपनी चीज़ देखनी है। जैसे आपने बोला है कि जो टीनेजर है उसने अगर अब ग्रेजुएट कर लिया है, वो ग्रेजुएट के बाद निकला है, वो अब क्या करे? सबसे पहले तो बेस स्टार्ट होती है कि जो वो करना चाहता है उसको वो करने दिया जाए, या जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो करे। अब अगर सपोज डैट मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस में या रियल स्टेट में और मैं पढ़ती जाऊँ मेडिकल, मैं उसमें कामयाब नहीं हो सकती, मैं उसमें आगे नहीं बढ़ सकती, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है उसमें आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले, और पाकिस्तान में ये चीज़ है, हमें शुरू से अगर हम स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है तो वो डंडे के ज़ोर पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमें पढ़ाई करवाई जाती है, हमें ये नहीं समझाया जाता कि तुम क्या करना चाहते हो या तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है या आपका इंटरेस्ट जिसमें उसको पॉलिश किया जाए। ठीक है, तो आप अपने बच्चों में, पहले तो पेरेंट्स का भी एक बड़ा अहम रोल है कि आप अपने बच्चों में वो क्वालिटी देखें कि उसका इंटरेस्ट किस में है, आप उसको पॉलिश करें। और जैसे कि अब हम यंग हैं या टीनेजर है या जो ग्रेजुएट कर चुका है, उसके बाद भी उसके पास बहुत सारे मौके हैं। एजुकेशन ये नहीं है कि आपको एजुकेशन कुछ ख़राब कर रही है या एजुकेशन से कोई नेगेटिव फैक्टर आ रहा है आपके पास, तो एजुकेशन ठीक है आपने कर लिया, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि इस एजुकेशन के बाद अभी तक मैं सेटल नहीं हो पा रहा हूँ, तो फिर भी उस टाइम पे भी आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है।
अब जैसे मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि मैं मेडिकल की बंदी हूँ, मैंने 3 से 4 साल मेडिकल में काम किया है, पर फिर भी मुझे ज़बरदस्ती एक मेडिकल की फ़ील्ड में घुसा दिया गया या करवा दिया गया चले। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं समझती हूँ कि मैं तब भी, अगर आज भी मैं मेडिकल की फ़ील्ड में होती, मैं शायद आज इधर ना बैठी होती। इसीलिए आपने स्किप ठीक किया। है, तो आप अपनी उस चीज़ को पॉलिश करें। मेरे अंदर ये क्वालिटी थी, मुझे लगा कि मैं डीलिंग कर सकती हूँ, मैं जो है एक कस्टमर डील कर सकती हूँ, मैं मार्केटिंग कर सकती हूँ, मेरे में बोलने की सलाहियत है, तो मैं ये काम कर सकती हूँ। तो मैंने उसको स्किप आउट किया, मैंने मूव ऑन किया। तो यंगस्टर को या टीनेजर को ये चाहिए कि जो अपने अंदर की क्वालिटी है उसको पॉलिश करे, उस पर काम करे जो वो कर सकता है, ये नहीं कि ज़बरदस्त। उमा ने जवाब दिया कि सबसे पहले इंसान को एनालिसिस करना चाहिए, वो इम्पीचमेंट करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि भाई आप किस डायरेक्शन में अपने आप को अब फिट पहचानते हो, फिर जानते हो, और क्या क्या आपकी स्पेशलिटी है, किस चीज़ में आप अपने आप को स्पेशलाइज समझते हो। उस फील्ड के सबसे पहले इंतखाब करना है। उसके बाद जाके उस फील्ड का अपने इंतखाब करने के बाद जाके बेहतरीन तरीके से उसके अपने यहाँ पे काम करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो बदकिस्मती, मैं ये कहूँगा कि जब हम अब किसी फील्ड का इंतखाब करते हैं तो उस फील्ड में जो लोग होते हैं, जो ऑलरेडी जो वहाँ पे होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आई डोंट नो वाई कि उनको ऐसी क्या तकलीफ़ हो रही होती है कि जो नया आदमी आता है उसको चाहे जाए कि उसकी इनकरेज किया जाए, लेकिन वही उसकी टांगें खींचना शुरू कर दें, लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। हम उसको ये समझते हैं कि भाई ये आज आया है तो कल ये आज हमसे आगे क्यों निकल रहा है। हालांकि उनको तो ये चाहिए कि भाई इतने अरसे से वो आप यहाँ पे मौजूद हो, कुछ है तो आप यहाँ पे मौजूद है ना, उसको बता देते हैं कि नेगेटिव करना शुरू करते हैं, ये फील्ड ठीक नहीं है, ये है वो है। एक क्वेश्चन वहाँ पर पैदा होता है कि ये फील्ड ठीक नहीं है, हमने तो आज ज्वाइन किया है, इतने अरसे से आप यहाँ पर फिर क्या कर रहे हैं। एजाज भाई, मैं अगर आपको अपना बताऊं, मैंने जिस टाइम ये फील्ड ज्वाइन की थी, मैंने स्टार्ट किया तो उस टाइम पहले ये चीज़ें थी कि रियल एस्टेट के बारे में ना, पहले एक चीज़ मशहूर थी कि रियल एस्टेट के बारे में पहले चीज़ मशहूर थी कि बुढ़े बाबों की फील्ड, ये बड़ा एक जो है वो लोग कहते हैं बुज़ुर्गों की फील्ड, बड़ी उम्र के लोग होंगे। और उस टाइम ज़ाहिर है चीज़ें ऐसी नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से। आज भी रियल एस्टेट में सपोर्टिव जो चीज़ें उस टाइम नहीं थी। उस टाइम बस सीधा काम होता था, ये प्लॉट है, ये तुमने लेना है तो लो, नहीं लेना तो बस ठीक है, ओके। मैंने जिस टाइम स्टार्ट किया 2017 के अंदर, तो उसके बाद हमने एक चीज़ वहाँ पे देखी, बेसिकली जो रियल एस्टेट है ये एक बहुत ज़्यादा मफादात की फील्ड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मफादात हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि दूसरा बंदा उससे आगे निकल जाए, ये एक बड़ी जो है वो क्लियर सी बात है, कोई बंदा नहीं चाहता। बड़े पॉइंट की बात कर रहे हैं आप। लेकिन टाइम के साथ साथ इस फील्ड के अंदर थोड़ी सी जिद्दत ज़रूर आई, इसके अंदर पढ़े लिखे लोग आए, उससे पहले ज़्यादा नहीं थे। उससे पहले ये था कि हर बंदा अगर कोई है समझने वाला है, थोड़ा दुनिया की समझ रखने वाला है, वो रियल एस्टेट का काम करता था। तो जो 2017-18 के बाद इस फील्ड के अंदर पढ़े लिखे लोग आए, जो है वो कई लोगों ने जो है वो अच्छी जो स्टडीज़ की, उनके बाद उनको कोई और काम नहीं होता, उन्होंने मार्केटिंग कंपनी बना ली। लेकिन अभी भी इस चीज़ के अंदर 2 से 3 डिफरेंट तरह के लोग हैं। एक वो लोग हो गए कि जो पहले से थे मौजूद इस फील्ड के अंदर, उन्होंने कई जगहों पे कोशिश की कि नए लोग ना आए। उसकी वजह ये है कि हर बंदा ये चाहता है कि क्लाइंट उसके पास आए। मैं ये चाहूँगा क्लाइंट मेरे पास आए, कोई दूसरा बंदा काम कर रहा होगा, मियाँ साहब कर रहे हो, हर बंदे की, क्योंकि हर बंदा मार्केट में काम करने के लिए बैठा है। हम ये समझते हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा मार्केट के अंदर आ गया तो यार वो क्लाइंटेज जो है वो हमारी डिस्टर्ब करेगा। हमने काम स्टार्ट किया, पढ़े लिखे लोग आते हैं कि यहाँ पे अभी एक जो है ना, उसके बाद मार्केटिंग कंपनीज का ट्रेंड बन गया। उससे पहले सिंपल ऑफिसेज होते थे एंटरप्राइजेज के नाम से, रियल एस्टेट एडवाइज़र के नाम से। लेकिन पिछले 5-6 साल से जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मार्केटिंग कंपनीज का जो वो ट्रेंड बना है, और उसके साथ साथ जो है वो नए से नए प्रोजेक्ट्स आए। उससे पहले ये होता था कैश के ऊपर प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, सारी चीज़ें ले ली। फिर जब सोसाइटीज़ का ट्रेंड आया, मार्केटिंग कंपनीज आई, और उन कंपनीज़ ने मुखालफत के बावजूद, लोगों की मुखालफत के बावजूद अपना जो सेटअप है, जो अपना टाइम है, अपनी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर इनकी हैं। और इन करने से वो जो कंपनीज़ हैं, जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, वो ज़रूर इस टाइम जो वो ट्रेंडिंग में जा रही हैं। इस टाइम जो पीक या लीडिंग जो है उसमें जो वो मार्केटिंग कंपनीज जा रही हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। उसकी वजह ये है कि आजकल लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। जो बंदा जिस चीज़ के मुताबिक वो चाहता है उस चीज़ को वो पूरा करते हैं, तो इसलिए जो है वो उस चीज़ को लीड कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ इस चीज़ में तो कोई बंदा जो है वो इख्तलाफ नहीं कर सकता कि रिस्क बांटने वाली या रिस्क का जो वादा है वो अल्लाह के साथ ने किया हुआ है।
आप चाहे कुछ भी कर लें, मियाँ साहब मेरे साथ कुछ कर लेंगे, मैं आज मियाँ साहब को मुखातिब कर रहा हूँ, माशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं ये मेरे साथ कुछ कर लें, ना मैं इनकी कोई चीज़ रोक सकता हूँ ना ये मेरी कोई चीज़ रोक सकते हैं। अल्लाह ने जब आपसे वादा किया कि मैंने तुम्हें रिस्क देना है, तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आसानियाँ आप आज आप दूसरे के लिए आसानी पैदा करेंगे तो कल आपके लिए आसानी कि ज़िंदगी में तकलीफ़ें, दर्द, दुख और तोड़ने वाले काम बहुत से लोग करते हैं, जोड़ने वाले काम करें, मिलाने वाले काम करें, आसानी पैदा करने वाले काम करें। पोगरा भाई साहब, पाकिस्तान का टाइम बिल्कुल मैं ये समझता हूँ जारी सारी है, क्यों कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन भी जारी है, लेकिन यहाँ पे टाइम हो जाता है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम हुमा से कुछ चीज़ें जानेंगे। लेकिन जो चीज़ें हम हुमा से जानना चाहेंगे, मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमें अभी यंगस्टर जो देख रहे हैं और उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का, उसमें ज़बरदस्त किस्म का एक मोटिव पहलू भी होगा प्रोग्राम वाइस पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पे टाइम हो जाता है छोटे से ब्रेक, हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर और मेरे पैनलिस्ट से ज़बरदस्त किसी को डिस्कशन जारी है। मेन चीज़ जो भी किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की होती है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस अंदाज़ से हमें डेवलप करना है, किस अंदाज़ से हमें उसमें आसानियाँ पैदा करते हैं ताकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेहतरीन तरीके से हर जगह पर मौजूद हो, ताकि काम करने के लिए जो हमारे जो बिज़नेस हैं उनके लिए एक ऐसी फ़िज़ा पैदा हो कि हर जो भी हमारे यंगस्टर हो, चाहे वो मेल या फीमेल, कोई तखसीस नहीं होती, उसमें ये तसव्वुर पाया जाए, इमेजिन पाया जाए कि भाई हमने जॉब नहीं बल्कि हमने बिज़नेस करना है, हमने जॉब्स क्रिएटर करना है। अपने आप को इस अंदाज से मोल्ड करें ताकि हम जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले बने। तो ये वाला स्टांस हमारी ज़िंदगी में कैसा सकता है। और मियाँ आफ्ताब साहब से जानना चाहेंगे कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये किस तरह सपोर्टिव होता है हम यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए। जी मियाँ साहब। पहले तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो हकीकत पसंदी है ना, सबसे पहले हमें हकीकत से आगाह होना चाहिए कि पाकिस्तान का जब हम मुवाजना करें तो दुनिया जो है वो हमें अपने साथ शामिल नहीं करती। ऐसे ही है कि जैसे रेस हो रही है और हम अभी तक स्टेडियम में बैठे हैं, रेस में शामिल नहीं हुए। तो रेस में शामिल होने की पहले तो हमें तैयारी करनी चाहिए कि जो ओवरसीज़ के लिए एम्बेसी कॉन्सुलेट्स हैं वहाँ पर बिजनेस अताशी होने चाहिए, बिजनेस फोरम्स होने चाहिए। उसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि जो लोग अपने सर पे कारोबार की कोशिश कर के कामयाब होते हैं, अपनी जगह बनाते हैं, 2, 4, 10 लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोशन होने चाहिए। 14 अगस्त 23 मार्च को जो एजाज़ात दिए जाते हैं उनमें उन्हें शामिल करना चाहिए। ऐसे नौजवानों को आप टीवी प्रोग्राम है उनमें भरपूर जगह देनी चाहिए। और प्रोडक्शन की जो फील्ड है उसमें प्रॉपर हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, सुई से लेके जो स्पेयर पार्ट्स तक। कभी आप ने किसी नौजवान से, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए सुना है कि किसी ने कहा मैं कोई फैक्ट्री या कोई छोटी सी प्रोडक्शन का काम करना चाहता हूँ? शानदार बात यही होता है कि शॉर्टकट लगाऊं या जमीन खरीदूं या यहाँ से चीज खरीदूं और वहां पे बेच दूं। हमें जॉब उस वक्त क्रिएट होंगी जब प्रोडक्शन की फील्ड में लोग आना शुरू हो जाएंगे और उनकी हम भरपूर तरीके से हौसला अफजाई करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही बनाया जा सकता है। जो बड़ी कंपनीज है पाकिस्तान में उनके लिए तो वो जन्नत है, जैसे बैरिया टाउन है या DHA है या इस तरह के जो मल्टी नेशनल कंपनी है उनके लिए पाकिस्तान जन्नत है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ छोटे बिजनेसमैन की, यहाँ पे मैं आपको बताऊं इटली के अंदर मैं पिछले 30 साल से रह रहा हूँ, एक प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है या घर में काम करने वाली कोई खातून है या मर्द है जो घरों में काम करता है, वो टैक्स नंबर लेते हैं। जहाँ पे अगर कोई घर में काम करने वाली खातून या मर्द है वो 3 घंटे काम करते हैं, 3 घंटे का अपना बिल बनाते हैं, जिनके यहाँ काम किया उनसे टैक्स लेते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये छोटी छोटी सर्विसेज जो है यही कन्वर्ट होती हैं ग्रोथ में। इन्हें बड़े जो बिजनेस हैं, बैरिया टाउन कितना बिजनेस कर रही है उस कुछ लोगों पे तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन मेन मुल्क की इकानमी पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि वो जितना प्रॉफिट होता है वो तो उनका दूसरे जो ममालिक में इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे चला जाता है, या उनके साथ जो बड़ी कंपनियां काम कर रही होती हैं वो अपना प्रॉफिट निकाल लेती हैं। मुल्क उसी वक्त ठीक होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसी वक्त ठीक होगा जब हम छोटी जो सर्विसेज हैं उनकी हौसला अफजाई करेंगे। उनके लिए जो लोग काम कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में इतने काम है कि कोई शायद ही जो बड़े ममालिक तरक्की
ममालिक हैं या जो बड़े तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें बेरोजगारी का कोई कंसेप्ट हो, क्योंकि कोई भी आदमी जिसके पास एक टच स्क्रीन मोबाइल है वो अपना कारोबार काम कर सकता है। हमारी बदकिस्मती देखें कि इस वक्त भी हम इतना बड़ा मुल्क होने के बावजूद हम अमेज़न तक तो रसाई हासिल नहीं कर सके पाकिस्तान में, और जो बड़े बिजनेस हो रहे हैं उन तक हम रसाई हासिल नहीं कर सके। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंपनीज, बड़े बिजनेसमैन और अपनी एम्बेसी जो सफारत खाने हैं उन्हें ये पाबंद करे कि वो साल के अंदर 6 बिजनेस सेमिनार जरूर मुनक्किद करेंगे। उनमें जो लोग जिन लोगों ने कारोबार किया है, जॉब्स क्रिएट किए हैं, उन्हें स्टेज के ऊपर जगह देंगे। उनके जो ख्यालात हैं, जो उनके तजर्बात हैं, उनसे नई नस्ल तक पहुंचाएंगे। और जो लोग इस फील्ड में आना चाहेंगे, जो कारोबार करना चाहेंगे, उन्हें गवर्नमेंट सहूलत दे और वो एक तो कारोबार शुरू करें और साथ जॉब क्रिएट करें। हर शख्स के लिए ये लाजमी करें कि अगर हम कर्जा दे रहे हैं, कर्जा स्कीम है किसी नौजवान के लिए 5 लाख या 10 या 20 लाख जो छोटे कर्जे हैं आसान शराइत पे देते हैं, तो उसमें ये भी शर्त होनी चाहिए कि जो बंदा कर्जा लेगा वो कम अज कम 1 या 2 या 5 जॉब्स क्रिएट करेगा। इतने कर्जे पे गुड, तो फिर हमारे मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप्ड होगा, बिल्कुल स्ट्रेंथन होगा और बेरोजगारी का में भी कमी आ जाएगी। शानदार, ज़बरदस्त। अजीम साहब एनालिसिस करें कि मींस कि हम ऐसे सहल पसंद किस्म के लोग हैं कि मुल्क पाकिस्तान में हम 6 और मिल के जो काम करते हैं तो हम इसको नागवार तस्वर करते हैं, लेकिन यही काम सेम इसी लेवल के जब हम अब्रॉड में जाते हैं वहाँ पे ओवर टाइम भी लगाते हैं, तो फिर खुशहाली क्यों ना है। वही जो ओवर टाइम वो जो पाकिस्तान में अब और राइट टाइम पे सही लगा दें, जान ना छुड़ाएं, तो क्या हम डेवलप नहीं हो सकते? एजाज भाई मैं सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप छोटी छोटी बहुत ज़्यादा, जैसे मियाँ साहब ने बात की कि आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं, मैं खुद भी मेरे को छोटे मोटे काम हैं, चीज़ें हैं, शॉप्स वगैरह इन चीज़ों के हवाले से हमने आगे कुछ चीज़ें जो है ज़रूर हमने जॉब्स वगैरह इस तरह क्रिएट की। पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उस चीज़ को सिर्फ समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में एक बंदा 30,000 की जॉब नहीं कर सकता, 40,000 50,000 की नहीं कर सकता, वही 50-60 हज़ार की जॉब जो है वो मिडिल ईस्ट में जाके, सऊदीया में, दुबई में जाके कर सकता है। उसकी उसी के साथ करता है, उसी के करता है। वहाँ पे उनको जो है वो मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एप्रिसिएशन लेवल नहीं है, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, आपको कोई ये नहीं कहता कि यार अगर तुम काम कर रहे हो तुम आगे बढ़ोगे, तुम जो काम कर रहे हो तुम ठीक कर रहे हो। हमेशा यहाँ पे लोगों को जो है वो डीमोटिवेट किया जाता है। और करने वाले कौन लोग होते हैं? हम खुद होते हैं। उसके अपने साथ का दोस्त होगा, उसके साथ ही कोई फैमिली मेम्बर होगा, कोई भी चीज़ होगी। तो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसको हम लोग जो है वो अवेल भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जो चीज़ जो आपने बाहर जाके करनी है, जो काम आपने बाहर जाके करना है, अब जैसे मियाँ साहब माशाल्लाह 30 साल से जो है वो अगर इटली के अंदर उनका सेटअप है, सारी चीज़ें हैं, तो देखें ये तो बिज़नेस के होगी। लेकिन एक जो आम आदमी जो बाहर जा रहा है, जो काम वो वहाँ पे कर रहा है वही काम वो यहाँ पे भी कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा आजकल माइंडसेट ये भी बन गया, वो ये कहते हैं चलो जी बाहर चलिए, चलो जी दुबई चलिए, चलो जी सऊदीया चलिए। आपने वहाँ पे भी जाके तो काम ही करना है, वहाँ पे जाके आपने मुश्किलात फेस करनी है, अपने घर की मुश्किलात हैं, आपकी अपनी मुश्किलात हैं, लेकिन वो काम आपने यहाँ पे नहीं करना। क्योंकि आप ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे लोग क्या कहेंगे, वो ये कहेगा तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम छोटा काम कर रहे हो। वही काम आप छोटा काम जाके बाहर कर सकते हैं, लेकिन अपने इधर पाकिस्तान के अंदर आप लोग जो वो छोटा काम नहीं कर सकते। वो अब देखें ना, अब वो जब काम नहीं करेगा तो वो अपॉर्चुनिटी तो रहेगी, वो तो फिर कोई भी नहीं करता। बहसीत कौम हमारी मेंटालिटी तो एक ही तरह की है। अगर एक बंदा एक बात कर रहा है तो कैसे हो सकता है दूसरा बंदा उससे ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो शऊर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शऊर का होना ज़रूरी है ताकि बंदा समझ सके कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, जो मैंने बाहर जाके करनी है, वही चीज़ अगर पाकिस्तान में मेरी हो रही है और मैं उससे पाकिस्तान की जो है वो अगर किसी चीज़ में भी हिस्सा डाल सकता हूँ तो उसको ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो बदकिस्मती से ये भी चीज़ ज़रूर है कि जो है वो लोगों के अंदर जो है वो इस चीज़ की कमी है। हमारे यहाँ जो है वो तालीम की कमी है। अब आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर तो बैठ के आप बात कर सकते हैं कि आप अपना सेटअप लगा सकते हैं, लेकिन जब आप पंजाब में जाते हैं, साउथ पंजाब में जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो है वो एजुकेशन लेवल बहुत कम है। आप जब वहाँ पे लोगों से बात करेंगे तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है।
बाहर जाने के अलावा। वो कहते हैं आज इधर से 3 लाख लगाएंगे, 4 लाख लगाएंगे, हम बाहर चले जाएंगे। वो 3-4 लाख आपका 5 महीने में कवर हो जाएगा, बाकी आप लोगों की जो है वो सेविंग आ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहले आप अपने लोगों को एजुकेट करें। जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और भी आती है, हुमायूं ने बहुत प्यारी बात की कि स्किप करना, किसी फील्ड को स्विच ऑफ करना फिर स्विच ऑन करना, ये टफ मैं ये समझाऊँ कि स्टेप होता है, हर कोई इसको नहीं ले सकता। उमा, जानना ये चाहेंगे कि जो हमारी जो गर्ल्स हैं जो यूनिवर्सिटी या स्कूल से फ्री होती हैं तालीम के बाद, तो उनके माइंडसेट तो शुरू से ये बना होता है कि भाई हमने जॉब करनी है कहीं जाके। आखिर क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो एजुकेशन सेक्टर में आप क्या समझती हैं कि हम उनको शुरू से बताना शुरू करें कि भाई आप वहाँ पे एम्प्लॉय ना बने बल्कि एम्प्लॉयर भी बन सकते हैं, ठीक है, आप इनकी जॉब करने वाले ना बने बल्कि जॉब देने वाले भी बन सकते हैं। कैसे ये तहरीक पैदा की जाए लड़कियों में? देखिए, सबसे पहले मैंने पहले भी ये बात रेज़ की कि पाकिस्तान में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा ज़ोर से करवाया जाता है, सिर्फ स्टडी। अगर हम ओवरसीज़ कंट्रीज़ में देखें ना तो वहाँ पर स्टडी इतनी मुश्किल नहीं है। अगर हम कंपेयर करें, पाकिस्तान में स्टडी ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में और पाकिस्तान की स्टडी में ये फ़र्क है कि बाहर जो है ओवरसीज़ में ये पढ़ाया जाता है उनके इंटरेस्ट के मुताबिक कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो आप करें। अगर आप लोगों ने वो मूवी एक देखी हो, इंडिया की एक आई थी, मुझे मेरे ज़हन में फालतू के नाम से वो मूवी एक थी, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट उन्होंने बड़ी क्लियरली बताया था कि यंगस्टर जो हैं उनको वो पढ़ाया जाए या वो दिखाया जाए या वो समझाया जाए जो वो शुरू से करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान में भी ऐसे सिस्टम्स आ जाएं या ऐसे कॉलेजेस आएँ या ऐसे स्कूल्स आएँ कि शुरू दिन से जो है उनको ये बताया जाए कि आप जो करना चाहते हैं आप वो करें, या जो इंटरेस्ट है आपका उसमें लेकर आप आगे अपनी स्टडी भी करें, तो वो शुरू दिन से उनका माइंडसेट एक रेडी होगा कि तो मेरा जो इंटरेस्ट है। एक और चीज़ शायद आपने फील भी की हो कि जब हम अपने स्कूल एंड कॉलेज की एजुकेशन की बात करते हैं तो एक चीज़ हमारे सामने ये आती है कि भाई मींस कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हमारे जो पढ़े लिखे जो क्रीम है, ये मतलब मूव फ्रॉम पाकिस्तान टू अब्रॉड, पढ़े लिखे ये पाकिस्तान में बहुत कम लोग मैं ये समझता हूँ कि रहना पसंद करते हैं। हमारी जो मेजर जो क्रीम मूव कर रही है पाकिस्तान से, तो क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि अपने पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए शुरू से कुछ हमारी गवर्नमेंट को या हमारे इदारों को चाहिए, कुछ नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स वहाँ पे हों ताकि उनको तहरीक पैदा की जाए कि जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे, आप अच्छा कमा सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ा माइंडसेट, जैसे अजीम साहब ने भी पहले ये चीज़ की कि सब कहते हैं कि दुबई चलो या यहाँ चलो कारोबार के लिए, तो हमारे माइंडसेट में अब यही है कि हमने अगर एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल को जीना है ना, या स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल हमने गुजारनी है, तो हमें वो ओवरसीज़ में ही मिल सकती है, वो हमें पाकिस्तान में नहीं मिल सकती, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक जो बात हो रही थी कमाई के लिहाज से कि हम ओवरसीज़ चले जाते हैं, तो जो पाकिस्तान में नहीं कमा सका ना, अपने मुल्क में अपने लोगों में अपनी ज़ुबान में रह के नहीं कमा सका, वो बाहर जाकर भी क्या ही कमाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो बिज़नेस है आपका, चाहे वो छोटा है, चाहे वो आपकी बार्बर की शॉप है, चाहे वो आपके फल की शॉप है, चाहे जिस तरह की भी है, काम वो आपका अपना है, ठीक है, आप उसको पुटअप तो करें, आप उसको स्टार्टअप तो लें। तो दूसरी चीज़ ये है जो आपने क्वेश्चन पूछा कि ओवरसीज़ हम अपने मुल्क में ऐसी चीज़ें करें, तो जो लोग करना चाहते हैं हम उनको सपोर्ट नहीं करते, हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती। सपोज दैट जैसे सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ अब आजकल लॉन्च जो हुई हैं वो इस स्पेस पे या इस बेस पे काम कर रही हैं कि हम ऐसी टूरिज़म सोसाइटीज़ बनाएं या ऐसा स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल दें कि जिसमें हमारा पाकिस्तान ऊपर जाए, ठीक है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को ले लें, किंगडम वैली को ले लें, इस तरह की सोसाइटीज़ जो हैं, बहरिया टाउन, DHA, कि हम ऐसी लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है वो पाकिस्तान में दें। जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, अपने उनके लिए यहाँ पे मौके पैदा करें, लोग बाहर से घूमने के लिए फिर हमारी कंट्री में आए, पहले हो रहा है। जैसे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एंड किंगडम में वो ऐसी फीचर्स बना रहे हैं अपनी सोसाइटी में कि बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ पर आकर पाकिस्तान में। शानदार आपका स्टांस रहा। मियां साहब ये बताइए कि जो यहाँ पे पाकिस्तान से लोग मूव ऑन करके डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, अब्रॉड में जाते हैं, ऑफ कोर्स दे आर फेसिंग मच लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट स्टिल उनका यही होता है कि वो उन कंट्रीज़ में मूव करें। तो जिन्होंने मूव करना ही होता है तो आप उनको ज़रा सजेशन दें ना कि मीन्स कि वो किस फील्ड में जाएं, उनके लिए कैसे कैसे क्या क्या आसानियाँ आती हैं वहाँ पे।
जी बहुत शुक्रिया। पहले तो जैसे अजीम अवान साहब बात कर रहे थे कि जो हर दूसरा आदमी या तकरीबन हर बंदे की ख्वाहिश है बाहर जाए, अगर उन्होंने पाकिस्तान में मजदूरी भी करनी है तो वो उतने ही पैसों पे दुबई या दूसरे मुल्क को तरजीह देते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये इस पे हमें गौर करना चाहिए। इटली में या यूरोप में ये कहा जाता है कि जो बुनियादी 3 चीज़ें हैं जो इंसान को कुछ करने पे मजबूर करती हैं या कुछ न करने पे मजबूर करती हैं, वो आज़ादी है, इज्जत है और डर है। ये 3 चीज़ें यहाँ पे मैन समझी जाती हैं। और पाकिस्तान में जॉब इसलिए नहीं करने को तरजीह देते कि एक तो जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी मीन्स कि उसे ये नहीं पता कि वो कल जाएगा और 10 बजे जो फैक्ट्री का मालिक है या जो काम का ओनर है तो वो उसे कहे कि बस तुम फारिग हो क्योंकि तुमने जो कपड़े पहने हुए आज मुझे उनका कलर अच्छा नहीं लगा, या ये किसी बगैर वजह बताए वो उसे फारिग कर सकता है। वो जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा रिस्पेक्ट नहीं है, मजदूर की इज्जत नहीं है। और तीसरा आज़ादी तो है ही कोई नहीं। तो जब तक आप अपनी लेबर को इज्जत नहीं देंगे, उसके अंदर से डर नहीं ख़त्म करेंगे। यहाँ पे जो लोग गल्फ कंट्री या यूरोप में जो कुछ काम कर रहे हैं, यूरोप का तो मैं ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फैक्ट्री ओनर के साथ, वो सोचो कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं। इट्स मीन कि वो बिजनेस पार्टनर की हैसियत से काम करता है और जो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं गवर्नमेंट उसे स्टम्प करती है। मालिक चाहे कितना बड़ा हो, कितने सोर्सेज वाला हो, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पेक्ट करता है। वो 1 घंटा पहले अपने लेबर को काम से नहीं निकाल सकता। उसके काम के अलावा उसकी इज्जत जो है, उसकी रिस्पेक्ट है, उस पर फर्क नहीं आ सकता। कोई उसे डायरेक्शन नहीं दी जा सकती। ये नहीं हो सकता कि सुबह वो काम पे जाए और मालिक कहे कि तुमने कल काम पे नहीं आना। वो मालिक का प्रॉपर एक प्रोसेस है, गवर्नमेंट से उसे मंजूरी लेके उसे निकालना पड़ेगा। हमें सबसे पहले जो हमारी लेबर है पाकिस्तान की, उनके अंदर उन्हें जॉब सिक्योरिटी देनी होगी कि अगर आपको हम जॉब पे रख रहे हैं 1 साल के लिए। और दूसरा जो उनके पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है, ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं, बाकी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद है, सारा कुछ है, कावानीन मौजूद है, उन पर अमल नहीं होता। जॉब सिक्योरिटी के बाद सेकंड चीज जो मैन है वो इज्जत है कि आपके पास जो शख्स काम कर रहा है वो बहैसियत इंसान तो उसकी रिस्पेक्ट करे ना। जो ये जो रियल स्टेट के जो मजदूर होते हैं, उनके जो ठेकेदार हैं, जो घर का मालिक है, जो काम करवा रहा होता है, वो किन अल्फाज से अपने मुलाजमों को वो मजदूरी कर रहे होते हैं। इस गर्मी में भी वो मजदूरी कर रहे होते हैं, लेकिन वो इज्जत से महरूम होते हैं। शानदार, जबरदस्त। यू मीन टू से कि मैं ये समझता हूँ कि जो आपका जो कहने का मतलब ये है कि इनकम तो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट के ऊपर कभी इंसान को कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वेरी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ऐसा ही है। तो जनाब, वॉइस ऑफ पाकिस्तान का टाइम नियर अबाउट टू एंड। जी प्लीज़। और अभी हम आखिरी पैगाम लेना चाहेंगे अजीम अवान साहब की तरफ से कि क्या अब नेशन पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर को? यंगस्टर को पैगाम ये है कि सबसे पहले तो देखें, अब बंदा ये भी नहीं कह सकता कि अगर आपने कारोबार करना है तो आप उसके लिए तालीम ना हासिल करें। आप ज़रूर तालीम हासिल करें, लेकिन ये भी चीज़ नहीं है कि आप लोग सिर्फ तालीम पे ही अपना जो सारा टाइम है वो आप जो वो लगा दें, आपके पास कोई हुनर मौजूद ना हो। सब आजकल मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि आजकल के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मैं ख़ुद भी जो है वो मैंने स्टडी की, मैंने सारी चीज़ें की, लेकिन मेरे पास कोई हुनर तो नहीं था। फिर मैं इस फील्ड में आया, मैंने सारी चीज़ें की। तो आपके पास कोई ना कोई हुनर भी होना जो है वो लाजमी है। अगर आप 20 साल स्टडी करेंगे, 25 साल स्टडी करेंगे, 25 साल स्टडी करने के बाद अगर आपके पास कोई आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आपके पास कोई हुनर मौजूद नहीं है, आप क्या करेंगे? आपके तो 25 साल ज़ाया हैं। आप उसके लिए फिर आप जो है मज़ीद आगे अपना टाइम लगाएंगे। तो अपनी स्टडी के साथ साथ ज़रूर आप लोग जो है वो किसी अपने हुनर के साथ साथ कोई हुनर ज़रूर सीखिए, कोई स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो आपको ये पे करे, आपको काम आए। जी हुमा, कैसा पैगाम जो आप देना चाहिए हमारे तमाम यंगस्टर को, सुनने वालों को? मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने पहले भी पॉइंट रेज़ किए हैं कि सबसे पहले चाहे छोटा बिज़नेस करें, बड़ा बिज़नेस करें, बिल्कुल तालीम ज़रूर हासिल करें, लेकिन अपना बिज़नेस करें। ये नहीं है मैं एक चीज़ सॉरी आप लोगों को माइंड ना कीजिएगा, लेकिन अगर औरत एक घर बैठ के भी एक फ़ोन पे काम कर सकती है तो मेल के पास तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, तो मैं समझती हूँ औरतें घर बैठकर अगर ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं अपने मेल को या अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, घर बैठे हुए डिफरेंट काम कर रही हैं,
चाहे वो सिलाई का हो, चाहे वो ऑनलाइन फूड पांडा पे कुकिंग का हो, चाहे वो डिफरेंट किस्म के। अगर औरत कमा सकती है तो मर्द के पास क्यों नहीं ज़्यादा कमा अपॉर्चुनिटीज़ सकती? You have a तो ज़रूर आप lot of opportunities to अपॉर्चुनिटीज़ do को अवेल something. करें, निकले तो सही, मेहनत तो करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। जी जनाब मियां साहब, मुल्क पाकिस्तान के रहने वालों के लिए आपका पैगाम क्या है? तो यही कहना चाहूँगा, एक तो नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि हमें कारोबार करना है, हमें कुछ करना है और आगे जाना है, अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है और मुल्क की तरक्की का हिस्सा बनना है एक। और दूसरा, ये जो छोटे काम करने वाले जितने भी हैं या जो कोई नया करना चाहता है उस पर कोई ना कोई जिद्दत पैदा करें। कम से कम अगर एक शख्स रेहड़ी लगा रहा है तो वो अपनी रेहड़ी को साफ सुथरा रखे, रंग रोगन करे। या वो मजदूरी कर रहा है तो वो मजदूरी के लिए जो कपड़े हैं जिनसे वो अपने बच्चों का रिजक कमाता है, वो अच्छे कपड़े खरीदे, बूट अच्छे खरीदे मजबूत, तो ग्लव्स अच्छे इस्तेमाल करे। जब आप जो दुकानदार है वो दुकान को साफ रखेगा तो बाकी लोगों से उसका जो कारोबार है वो बेहतर पोजीशन में आएगा, लोग तरजीह देंगे। जब वो दुकान पे बैठा है या जब वो रेहड़ी के ऊपर खड़ा है तो वो अच्छे साफ सुथरे ड्रेस में होगा, तो लेने वाला शायद उससे 2 पैसे चीज महंगी ले लेगा कि ये बंदा ठीक है यार, अच्छा है। तो थोड़ा सा बेहतरी कोशिश करे, हर शख्स ये कोशिश करे कि जो मेरे ज़ेर इस्तेमाल या जो मेरा कारोबार है वो बाकियों से बेहतर है। तो पाकिस्तान में मौके बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, हम तरक्की कर सकते हैं और दुनिया से आगे निकल सकते हैं, दुनिया से आगे निकल सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जनाब अजीम अवान साहब, टाइम निकाला, आप हमें ज्वाइन किया। ज़बरदस्त किस्म के अपने आ रहे हैं हमारे सामने, तमाम सुनने वाले को रखी। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं शुक्रगुजार हूँ हुमा बाबर आपका, और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाइए। सबसे बढ़ के आपने जो पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया कि हमें स्टेप लेना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस नाम ही रिस्क का है। जब हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम कभी भी किसी मैदान में कामयाब हो ही नहीं सकते। तो एक ज़बरदस्त किस्म का आपका पैगाम गया। थैंक यू सो मच, हम तशरीफ़ लाए हैं। और मियाँ आफ्ताब साहब इटली से हमारे साथ थे, उन्होंने जो ज़बरदस्त किस्म की जो बातें की एंड के उन्होंने ये कहा कि हमें दुनिया की ग्रूमिंग के साथ साथ अपने काम का भी ग्रो करना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करना चाहिए। जो लोग जहाँ पे दुनिया के जिस कोने पे मौजूद हों, अगर वो अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो वहाँ पे कहीं उनको स्टक हो जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं, उनको घबराना नहीं चाहिए, उनको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ी देर के रुकना ज़रूर चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसे कौन से एलिमेंट से, वो ऐसे कौन से ऐसे पॉइंट से कि जिनकी वजह से मुझे यहाँ पे स्टक होना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इनोवेशन का था, क्योंकि जब हमारा माशरा डे बाई डे तरक्की कर रहा होता है, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही होती है, हम भी उसी स्पीड से आगे जा रहे होते थे, लेकिन जो ही हम रुक जाते हैं, इट मीन्स कि वो जो हमारे फेलोज़ होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो फिर हमें उनके मुताबिक पहुँचने के लिए, उनकी दौड़ में शामिल होने के लिए अपने आप को इनोवेट करना पड़ता है, अपने आप को मज़ीद चार्ज करना पड़ता है, मज़ीद स्किलफुल बनना पड़ता है ताकि हम उनको क्रॉस कर सकें। तो जनाब एक ज़बरदस्त किस्म की आज की बैठक रही और इसी के साथ ही प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान का टाइम ख़त्म हो जाता है। मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए, हमने बहुत सा ख्याल किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।